हाय बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन की व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ 1 यानी भाषा, व्याकरण तथा लिपि का पठन पाठन करते हैं। भाषा भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम या तो हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं या उनकी बात को समझते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिससे माध्यम से हमें सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की ध्वनियां वर्णों तथा अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। शब्दों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और इन्हीं वाक्यों द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा बहुत ज़रूरी अंग है। इसी के द्वारा हमें वर्णों की पहचान होती है। इन्हीं वर्णों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाते हैं और वाक्यों से अपनी बात हम एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। भाषा में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वाक यानी वाणी और दूसरा होता है उसका अर्थ। जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसी भाषा को समझकर जानते हैं कि आपके क्या विचार हैं। वाणी और अर्थ दोनों अभिन्न होते हैं, क्योंकि जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ होता है, वह सार्थक होती है। भाषा अनेक हैं, जैसे चीनी है, अंग्रेजी, रोमन, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अरबी, जापानी आदि विश्व की बड़ी बड़ी भाषाएं हैं। संसार के लगभग 2/3 लोग ये 10 भाषाएं बोलते हैं। हिंदी का इसमें तीसरा स्थान है। तो हिंदी भी एक महत्वपूर्ण भाषा है जो ज़्यादातर जगह पे बोली जाती है। निम्न उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अंगद ने रावण की भरी राज्यसभा में अपने पैर जमा दिए और बोले, हे रावण, आपकी शक्ति का परिचय मेरे पैर से हो जाएगा। आपकी राज्यसभा का कोई भी वीर मेरे पैर जमीन से हिलाकर दिखाए। सभा में हलचल मच गई। सभी योद्धाओं ने अथक प्रयास किया, परंतु कोई भी योद्धा अंगद का पैर टस से मस ना कर सका। तब अपमान से रावण का चेहरा लाल हो गया और खिसियानी हंसी हंसते हुए सिंहासन से उठा और जैसे ही पैर उठाने के लिए झुका, तभी अंगद ने वाणी का प्रहार करते हुए कहा, रावण, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? श्री राम के पैर पकड़ो, उसी में तुम्हारा कल्याण कल्याण है। उपयुक्त कथनों से ज्ञात होता है कि भाषा की अभिव्यक्ति बोलकर रावण से अंगद के द्वारा संकेत द्वारा दूत के पैर से भी राम शक्तिशाली है। रावण के द्वारा लज्जा के भाव, खिसियानापन अथवा अंतिम वाक्य से रावण को राम की शरण में जाने का संकेत हो रहा है। उपरोक्त कथानक यहाँ लिखे हुए को पढ़ा गया है। इस प्रकार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उन्नति एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाषा के द्वारा ही, भाषा में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके अंगद ने रावण को एक सीख दी। भारतीय भाषाएं, जिनको हम इंडियन लैंग्वेजेस कहेंगे, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी अथवा नेपाली भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार संविधान में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इन्हीं सभी को हम राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में रखते हैं। भाषा के रूप विकास की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है कथित भाषा यानी कि मौखिक भाषा, जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं अथवा जो श्रोता होता है वह हमें सुनता है और उस सुनकर हमारे भावों को पहचानता है। कथित भाषा मौखिक होती है। इसमें ध्वनियों को प्रकट किया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक व्यक्त तथा कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा था। भाषा का कथित या मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है। लिखित भाषा, इसमें इस भाषा के द्वारा मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है तथा दूसरे पढ़कर हमारे विचारों के बारे में जानते हैं। कुछ इस भाषा के द्वारा लिखकर या पढ़कर अपने भावों या विचारों को समझा या समझाया जाता है। इस भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें अक्षर या अक्षर समूह कहा जाता है। भाषा की इकाइयां, भाषा की बच्चों 3 इकाइयां होती हैं। सबसे पहली है ध्वनि। मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। तो जो भी आप मुंह से बोल रहे हैं
वो क्या कहलाता है? ध्वनि। मौखिक भाषा में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते। तो ये भाषा की वो इकाई है जिसको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे कि अ, ई, उ, ल, म, त शब्द। वर्णों के सार्थक समूहों को ही शब्द कहा जाता है जिसका अपना एक अर्थ होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे चरण मिलके क्या बनाएंगे? चरण। कमल, कमल मिलके बनाएंगे कमल। वाक्य एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य क्या होता है? जब हम शब्दों का समूह बनाते हैं और वो एक सार्थक अर्थ दे रहे होते हैं तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में रवि, पुस्तक, पढ़ता और है अलग अलग शब्द है, परंतु इनको एक साथ प्रयोग करते हैं तो इनका एक अलग ही अर्थ निकलता है। लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? जब भी भाषा को हम व्यक्त करते हैं तो हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों के प्रयोग को हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या होती है? लिपि वे चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा, जिनको लिखकर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। तो जब भी हम लिखते हैं तो हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह बना है। जैसे अगर हमने चरण लिखना है तो उस ध्वनि के लिए क्या है? च, र और ण। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास उस प्राचीन लिपि से हुआ है जिसे ब्रह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम कहते हैं रोमन। वहीं पंजाबी भाषा जो है ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि में लिखी जाती है। अरबी तथा उर्दू भाषाएं जो हैं वो फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। यह लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। बांग्ला, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का विकास भी ब्रह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है? गुरुमुखी। व्याकरण। व्याकरण शब्द वी, आ और करण से बना है। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, आ का अर्थ होता है पूरी तरह से, कर्ण का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो प्रत्येक भाषा की सामान्य विशेषताओं को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। हर भाषा के अंदर लिखने के लिए बच्चों कुछ नियम बनाए जाते हैं और यही वो नियम हैं जो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। इन नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण भाषा को नियमित तथा व्यवस्थित रखता है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करके उसकी रचना को खोलकर बताता है तथा उसके स्वरूप का उद्घाटन भी करता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा को पूर्ण रूप से प्रयोग करना आ जाता है तथा भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों की जानकारी भी मिलती है। तो इससे क्या होता है? एक तो हमें भाषा के जो भी नियम हैं उनको कैसे लिखना है और उनको कैसे प्रयोग में लाना है, इन सब की जानकारी अगर हमें किसी से मिलती है तो वो मिलती है उस भाषा के व्याकरण से। व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा परिमार्जित बना देता है। तो हमें अगर शुद्ध भाषा लिखनी है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा को हम ना तो शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और ना ही शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के लिए हमें उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है, जो हमें व्याकरण के अध्ययन से ही पता चलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। तो बोली जो है ये इसे हम लिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष होती है, विशेष रूप से किसी क्षेत्र में ही बोली जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, इसीलिए इसे हम लिखित रूप में प्रयोग में नहीं लाते हैं और सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां हैं। साहित्य। भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होने के कारण उसमें उसकी बोलियों और भाषा प्रोत
का प्रयोग होने लगता है तथा भौगोलिक भिन्नता के कारण उसके रूप में विविधता आ जाती है। अतः भाषा में एक रूपता और अनुशासन लाने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। शिष्ट और सुशिक्षित लोग द्वारा प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा का रूप ही मानक रूप कहलाता है। तो साहित्य क्या होता है बच्चों? साहित्य वह रचना होती है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अपने मन के भावों को, विचारों को व्याकरण के माध्यम से, शुद्ध भाषा के माध्यम से अपने सामने वाले लोगों में प्रस्तुत करते हैं। आज हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। इसकी लिपि देवनागरी का मानक रूप निश्चित किया जा चुका है। हिंदी भाषा का मानक रूप किसी भी भाषा में ज्ञान का संचित कोश क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। हिंदी भाषा का साहित्य बहुत समृद्ध है। साहित्य समूह होने से भाषा तथा व्याकरण का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है क्योंकि उसमें उस देश तथा जाति के लोगों के विचार मूर्त रूप से देखने को मिलते हैं। तो हमने इस पाठ से क्या जाना? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा को बोलकर, लिखकर व संकेतों द्वारा समझा या समझाया जा सकता है। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिखित ध्वनि चिन्हों को अक्षर या वर्ण कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अरबी और उर्दू भाषाएं फारसी लिपि में लिखी जाती हैं, जिससे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान कराता है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भाषा में संचित ज्ञान के कोश को साहित्य कहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जापानी एक कैसी भाषा है? ये एक विदेशी भाषा है। अपने विचारों एवं भावनाओं को हम अन्य व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं? लिखकर भी और बोलकर, तो दोनों के द्वारा। मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई है। शब्द डैश के सार्थक समूहों से बनते हैं, तो शब्द वर्णों के सार्थक समूहों से बनते हैं। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। असम में असमी बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही कथन के सामने सही व गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। भावों के आदान प्रदान में भाषा का जन्म हुआ है, बिल्कुल सही है। चीन में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, नहीं, चीन में चीनी बोली जाती है। कथित भाषा में ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उर्दू भाषा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। भाषा तथा बोली को अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखे। तो हिंदी क्या है बच्चों? हिंदी एक भाषा है। और वहीं अगर हम गढ़वाली की बात करें तो गढ़वाली बोली है। ऐसे ही संस्कृत भाषा है और अवधी जो है वो बोली है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। हिंदी की लिपि है बच्चों देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन।
पंजाबी की लिखी है गुरुमुखी। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।